हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किरण जी, SY लाल तो मुद्दा आप बोलियो जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कंक्लूड करो जी कि इस बजट के अंदर जो हरियाणा सरकार ने विशेष तौर से SYL नहर के लिए, उनके निर्माण के लिए 100 करोड़ का बजट की माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है। और मैं बहन किरण जी को कहना चाहता हूं कि इस पर राजनीति ना करके इस हरियाणा प्रदेश के हित में सारा सदन एक होकर के इस पानी को लाने का काम करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पंजाब सरकार, 1 मिनट बोल लेने दो, हरियाणा सरकार का पानी हरियाणा को दे, लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है। मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के साथियों से मिलकर पानी दिलाने का काम करें, अकेली राजनीति करने से काम चलने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है जी, धन्यवाद। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अच्छा बताओ माननीय अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट गोलन जी, 1 मिनट। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो हैं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति अगर कोई SYL नहर पे कर रहा है, हमने तो अपने कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है कि हम अभी तक इंतजार में हैं कि हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास लेकर जाएं ताकि हम SYL लेकर आए। वो भी तो सपोर्ट नहीं, वो कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो वहां से करी जा रही है। राजनीति तो वहां से करी जा रही है अध्यक्ष जी, जो इसके ऊपर झूठे उपवास रखते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं और ये हमारी बात करते हैं। माननीय सदस्य को मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। गोलन जी, 1 मिनट में कंप्लीट करो आप, 1 मिनट में। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सत्ता पक्ष, मैं सदन में मान्य उपनेता विपक्ष ने बड़ी अच्छी बात करी कि हम सदन के साथ हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप हमारे विरुद्ध में थोड़े दिन पहले अविश्वास लेकर आए थे। आपको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पे तो विश्वास होना चाहिए, जो पंजाब में आपके ही नेताओं ने दिखाया, जिसमें कहा गया कि SYL का निर्माण नहीं होने देंगे। आप अपने घर में पहले चर्चा करके फैसला कर लो। हमारी सरकार पूरी तौर पर तैयार है कि SYL का निर्माण हो। चलो होगा। 1 मिनट गौतम साहब, आप बैठो, एक बार बैठो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये उस समय उप मुख्यमंत्री जी नहीं थे। पिछली बार हमारा सारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर विपक्ष भी था और सत्ता पक्ष था, और हम सबने बैठ के ये तय करा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी से और हम सब इकट्ठे मिलकर जाएंगे। इसके ऊपर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन आज 6 साल हो गए अध्यक्ष जी, वो हम अभी तक इंतजार में, इनको इस बात का मालूम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी गौतम जी बताओ। हाँ बताओ। हाँ खुल गया। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, अकाली की सरकार थी, रेजोल्यूशन पास कराया, कानून पास कराया कि हरियाणा को 1 बूंद पानी नहीं देंगे। और अब जो खुदी हुई नहर जो आटी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और उनको किसानों को दे दी। मैं तो कहता हूं, अगर वो अब ताजा भाईचारा बनाया है, हमारे बड़ा भाई छोटा भाई, वो इस वक्त कहें हमारे किसान मांग करें कि भाई तुम हमारा पहले नहर खुदवाओ, बाद में करियो और रोड़ा। और जहां तक सवाल है पार्लियामेंट्री, वो अपने मिनिस्टर जी, आप कहते हो इनने रोक रखा है, कांग्रेसियों को दोष देते हो। लैंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेवारी है, इनकी नहीं है। ये तो रोड़ा अटकाएंगे, जितना विघ्न कर सकते करवाएंगे। आप में ताकत। बैठो। हाँ जी उठा सब। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई इस चर्चा में शामिल नहीं। SYL के बारे में जिस प्रकार से बात कही जा रही है, हाउस को गुमराह किया जा रहा है। असलियत क्या है? SYL की असलियत ये है कि SYL का तो खोदने का फैसला था
और ये भी सही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो समझौता था एब्रोगेट किया, उसके खिलाफ हम देश के प्रधानमंत्री को मिले, मैं सांसद था, और वहां से फिर राष्ट्रपति गए और वो सुप्रीम कोर्ट रेफर हुआ, वहां से हम जीत गए। और उससे पहले जो फैसला था वो लागू करना है। और किसने बनाना है? SYL खोदनी है केंद्र सरकार ने। वहां किसकी सरकार है? और यहाँ बीजेपी की सरकार, वहां सरकार। और वो मीटिंग हुई थी हमारी गृह मंत्री से, मैं भी था उसमें, और वहां सब ये सब थे, और आपकी तरफ से भी थे। वहां सुप्रीम कोर्ट से उनके AG भी आए थे, और वो इस बात को मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसमें किसी की कोई वो नहीं है। जिस दिन आप चाहोगे खुद जाएंगे, हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में हम प्रधानमंत्री को मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे। राष्ट्रपति को हम मिलकर आए, प्रधानमंत्री को तो आज तक नहीं मिले। ये कोई भी कदम उठाए हम तैयार हैं। धन्यवाद। जो कुर्बानी दे हमारे तैयार है। आगे तो चलें, आगे तो चलें। गोलन जी 1 मिनट में कर दो, आपका टाइम हो गया। 1 मिनट में उपाध्यक्ष महोदय, एक ये तो निवेदन चलता है। 1 मिनट में कहना चाह रहा हूं। अभी आपका अभी नंबर है अभय जी, आपका नंबर अभी बोलने का। 1 मिनट बैठो, आपका नंबर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, SYL पे चर्चा कर रहा था, किसी को इस बात का ज्ञान नहीं। जिस दिन फैसला हुआ था, हुड्डा साहब को इस बात की जानकारी है। भजनलाल जी तो बाहर बैठे थे, लोंगोवाला और राजीव गांधी में समझौता हुआ था। जब इसके बाद जब फैसला हो गया, हरियाणा में आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट चला, और उसके बाद जो देवीलाल चीफ मिनिस्टर होते थे, उधर पंजाब में बादल साहब होते थे, पैसा दिया गया था, SYL शुरू हो गई थी। ये तो सारा बंटाधार जब हुआ, जब दोबारा भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, तब से नहर बंद है। समझौता हुआ था, राजीव लोग समझौता था, उसके बाद खुदाई हुई। लेकिन जो आज मुद्दे उठे हैं वो पंजाब ने एब्रोगेट किया, जो फैसला था जो आपस में, और दूसरा जो वापसी की हटाई, जो वापस किया पंजाब के पोर्शन में, वो प्रकाश सिंह बादल जी के समय में हुआ, जब बीजेपी वहां पार्टनर थी। ठीक है गोलन जी, 1 मिनट में कंप्लीट कर दो आप। 1 मिनट में बस, 1 मिनट में बस। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट के अंदर जो सरसा ब्रांच है, जो कुरुक्षेत्र, कैथल और नरवाना से होती सिरसा तक जाती है, इसमें 100 करोड़ की बजट से रीमॉडलिंग करने का भी प्रावधान रखा है। और इसी प्रकार से मेरी विधानसभा के अंदर एक हापड़ी ब्रांच, मोड़ा माइनर, और उसको भी इस बजट के अंदर रीमॉडलिंग का बनाने का प्रस्ताव बजट के अंदर रखा है। उसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पुंडरी के अंदर एक पुंडरी तीर्थ, एक महान तीर्थ, जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश इतना बड़ा ऋषि है, उसके में उस तीर्थ में भी इरिगेशन नहर के महकमे से पानी भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट प्रस्ताव के अंदर रखा है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर फतेहपुर माइनर, फतेहपुर के अंदर फ्लड के वजह से और पाई से किसान ट्रेन तक हो गया, ठीक गांव के अंदर और जडोला गांव के अंदर भी पंपिंग सेट और 5 किलोमीटर की पाइप लाने का बिछाने का काम भी इस बजट प्रस्ताव के अंदर रखा है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अपनी डिमांड भी सदन में रखना चाहूंगा। वो आप लिखित में दे दो। आप बस 1 मिनट लिखित में दे दो। आप कोई बात नहीं। लिख दीजिए। मेरी तो विधानसभा पुंडरी तहसील है, डांडमा उप तहसील है, बड़ा कस्बा है। एक सब डिवीजन बनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा हाउस यहाँ पर बैठा है, इसमें बनाने का काम करेगा। और मेरा निवेदन है कि मेरे विधानसभा के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज, जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, उसमें भी क्लास स्टार्ट करने का काम इस वर्ष से माननीय अनिल विज जी सदन में मौजूद नहीं है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर से भी वो भी लागू करने का काम करे। एक माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे, मैंने पहले भी आवाज उठाई है, मेरे पाई गांव में लड़कियों का कॉलेज में भी इस साल से, इस सत्र से कक्षा लगाने का काम माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र बबली जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज सरकार ने प्रदेश को नया बजट दिया। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सरकार ने बजट पेश किया और कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है वो प्रदेश का ध्यान रखते हुए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए एक अच्छा बजट लेके आने का प्रयास करती है और हर वर्ग का ध्यान रखा। इसके लिए मैं सरकार में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले सभी सदस्य साथियों ने हर वर्ग को लेकर चर्चा की। इसमें आज जो मेन मुद्दा किसान और किसानी की बात है, फसल को की आय दुगना करने की बात है, उस पर मैं इस बजट को पढ़ रहा था। जो हमारा बागवानी का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया और जो आज एक फसल चक्र है, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज थे, हमने खुद ही, चाहे हम उसमें, मैं किसानी से, मेरा परिवार भी किसानी से, मैं भी किसान रहा हूं, मैंने खुद ने खेती भी करवाई है। यहाँ बहुत से सदस्य बैठे हैं जिन्होंने शायद उनके परिवारों का पालन पोषण किसानी से हुआ और वो किसानी से आज भी जुड़े हुए। एक किसान को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक मिनिमम इनकम की जरूरत होती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज बढ़ा खेतीबाड़ी में पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको इनकम की जरूरत थी, लेकिन उसके आने वाले समय में साइड इफेक्ट क्या होंगे वो हम नहीं समझ पाए। और आज पूरा प्रदेश, या मैं हमारे हल्के की बात करूं, जो हम ज्यादा उत्पादन, आज पानी हमारे यहां नहरों की नगरी, मैंने पहले भी कहा है, पहले हमारे यहां एक फसल चक्र होता था, उसमें हम हर प्रकार की फसल लगाते थे। नरमा भी खेत का 1/3 हिस्से में बोते थे, धान भी होता था, चना सरसों भी होती थी और भी फसलें होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो हम 2 फसलों पर, जिनको हम पक्की फसल का नाम देते हैं, गेहूं और चावल पर, हम धान पर निर्धारित हो। आज किसान की आय दुगनी हो सकती है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैंने खुद ने किसानी की है, इसमें मेरी थोड़ी सी नॉलेज है कि हम उसको कैसे दुगना कर सकते हैं। वही फसल चक्र दोबारा से किसान को अडॉप्ट करना होगा और जो ये ज्यादा खाद डालकर हम हमारे आने वाले बच्चों के लिए अनाज के रूप में जो एक जहर का उत्पादन हमारा प्रदेश करने में लगा हुआ है, इसको हमने कहीं ना कहीं किसान मेले लगाकर किसान को जागरूक करके और जो पुरानी पद्धति थी उस पर दोबारा लाकर उसकी इनकम कैसे बढ़ाया जा सके, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। और इसके साथ हम पशुपालन को, मछली पालन को, क्योंकि अगर किसान, आज जमीनें बढ़ चुकी हैं, आज अगर हम 4 जनरेशन पहले जाए, हमारे ग्रैंडफादर फादर टाइप के समय में जाएं, तो जो जमीनें थी वो उस टाइम उस परिवार के पालन पोषण के लिए काफी थी। लेकिन आज वो हिस्से कहीं 10 हो चुके हैं, कहीं वो 5 हो चुके हैं, कहीं वो 15 हो चुके हैं। तो जमीन जो आज पर हेड है, हम सब जानते हैं 80% जो हमारी किसानी है वो 2 से लेकर 5 एकड़ में सिमट के रह गई। अब उसके साथ उसका परिवार का निर्वहन नहीं है। किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है और सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि किसान की इनकम दुगनी कैसे हो। हमें उनको इस बात को समझाकर कि इस पक्की फसल के चक्कर से हटके बागवानी की तरफ और इससे जुड़े हुए दूध का उत्पादन, पशुपालन, डेयरी की तरफ बढ़ना होगा और जो चाहे बकरी पालन हो, हमें और इससे जुड़े हुए, जो किसान से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हमें किसान को लेकर जाना होगा। उसके लिए हमें किसान मेले लगाने होंगे जिससे किसान को जागरूक करके और आने वाले समय में इसकी खूबियां क्या है और इसकी कमियां क्या है उनसे उसको अवेयर कराना होगा। आज मेरे से पहले सरकार ने जो बजट दिया, सभी साथियों ने उस बजट के बारे में काफी लंबी चौड़ी चर्चा की और जो भी प्रदेश को सरकार चलाती है उसका मुखिया होता है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता कि मैं प्रदेश का, क्योंकि उस कुर्सी के साथ वो न्याय करना चाहता है जिस कुर्सी पर जनता ने उसको बिठाया है। और मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल जी ने भी एक अच्छा प्रयास किया। मैं इस अच्छे बजट के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, पूरी कमेटी को बधाई देता हूं। और मैं अपने टोहाने की कुछ बातें आज इस सदन में रखना चाहता हूं। जो अच्छे काम किए मैं उनकी सराहना भी करूंगा और जो काम पेंडिंग है मैं उनके बारे में भी सरकार के सामने अपनी बात
मेरे टोहाना हल्का वासियों की तरफ से रखना चाहूंगा। टोहाना में अभी मेरे से पहले सरकार की कई पॉलिसियां आई कि पानी को कैसे बचाया जा सके। जल है जीवन है। घर घर तक पानी को पहुंचाने का हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी चला हुआ है। बिजली को भी घर तक ले जाने का एक अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे सरकार ने चलाया। उस पे काम भी काफी जोरों से हुआ। मैं मेरे कंस्टिट्यूंसी उज्ज्वला योजना के तहत हमारी कुछ ढाणियों को छोड़कर लगभग 90% मेरे टोहाना के अंदर बिजली घर घर तक पहुंच चुकी है। और 16 से लेके 18, 20 और 24 घंटे भी कुछ गांव ऐसे हैं जो बिजली से जोड़ दिए गए। कुछ गांव में आज बिजली विभाग के बिजली मंत्री जी यहां बैठे हैं, जो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से कि बिजली की चोरी है, लेकिन उसको एक रिकवरी की तरह विभाग जबरन वसूली जिसको बोलते हैं वो करना चाहता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अपने विभाग की मीटिंग लेकर उनको अवेयरनेस के लिए लोगों को अवेयर करें। बहुत मिनिमम रेट पे सरकार बिजली देती है और वो एक रिकवरी ना करके उनको अवेयर करके उस बिजली की चोरी को रुकवाया जाए। मैं भी चाहता हूं कि सरकार का लॉस ना हो, लेकिन एक विभाग के अंदर जो एक जैसे हमला कर देते हैं, जैसे एक तांडव जिसको बोलते हैं, वो मचाकर लोगों को परेशान किया जाता है, उसको रोकने का काम करें। और जो पानी बचाने की बात है, जल है जीवन है। हमारे यहां ढाणियां बहुत हैं जी। मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि आपने गांव में तो ये प्रावधान दे दिया कि हर घर नल और शुद्ध जल, इसके साथ में एक शब्द शुद्ध भी जोड़ना चाहूंगा कि जल तो हम देना चाहते हैं, लेकिन उसका अगर प्रावधान प्रॉपर तरीके से हो तो साफ पानी पहुंचे। क्योंकि जो ट्यूबवेलों पे जहां हमारे यहां नहरों की नगरी है उसका बेनिफिट मेरे हल्के को मिले, क्योंकि जो नीचे का पानी है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है, जिससे मेरे हल्के में कैंसर और हेपेटाइटिस सी और बी की घातक बीमारियां लोगों के घरों में घुस चुकी हैं। और एक भी घर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है जिसमें से कोई ना कोई सदस्य बीमारी से ग्रस्त ना हो। और शुद्ध जल नहरों से जोड़कर मेरे पूरे हल्के को ये सुविधा देने का सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी काम करें। और एक में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें महिलाओं को की एज 60 साल है और हमारे बुजुर्गों की एज 65 साल है। किराए में जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको भी दोनों को बराबरी, अब जब महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा देते हैं तो पुरुषों को ये बेनिफिट बाकी आप रिटर्न में दे सकते हैं भी आप देने का बराबर करने का काम करें। उनकी भी आयु 60 साल हो। और हमारे यहां मैं पहले भी कह चुका हूं कि अवैध कॉलोनियों का एक मुद्दा पूरे प्रदेश में, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। और ये कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। जो डेवलपमेंट सरकार चाहती है, आज सरकार बिल्कुल ऐसी कई परियोजनाएं लेकर आई है जिसमें मिनिमम ईडी डेवलपमेंट चार्जेस देकर आप डेवलपमेंट करा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवैध डेवलपमेंट आज भी नहीं रुक पा रही है। इसको भी धन्यवाद बबली जी, काम करना होगा। बस 1 मिनट और चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, बहुत सी चीजें हैं जो मैं लिखित में लेके आया हूं मेरे हल्के की डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको पढ़ूं। लिखित में दे दो कोई बात और अगर आप लिखित में दे दो, हाँ, दे तो दो, मैं दे दो। लिखित में रिटर्न में दे दो, काम करूंगा। एक अच्छा बजट पेश किया। मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहता हूँ। अभय यादव जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। कल से बजट पे डिस्कशन के दौरान बजट के बारे में, बजट के पक्ष और विपक्ष में हमारे काफी साथियों ने काफी कुछ कहा है। मैं इस विषय को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि बजट में पैसा अलॉट करने से, राशि अलॉट करने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए विकास का एक माहौल चाहिए। विकास के लिए एक वातावरण चाहिए जिसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो मैं समझता हूं कि प्रदेश में जब तक शांति और सद्भावना जब तक नहीं होती तब तक प्रदेश के विकास का काम कोई भी किसी भी तरह से अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता।
और प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं, ये हालात प्रदेश के विकास के लिए बहुत घातक है, बहुत पीड़ादायक है। हमारा जो किसान आंदोलन है, इसकी वजह से हमारा हरियाणा तीन तरफ से, दिल्ली के चारों तीन तरफ से स्थित है और सारी इंडस्ट्री, बहालगढ़ से बल्लभगढ़ तक की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद पड़ी हैं, क्योंकि कच्चा माल आने में दिक्कत हो रही है, फिनिश्ड गुड्स है उनको भेजने में दिक्कत हो रही है और एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि सारी अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक सी गई है। और इसके लिए मैं जो समझता हूं, क्योंकि किसान आंदोलन, किसान को वो अपनी बात कह रहे हैं, सत्याग्रह करने का सबको हक है, लेकिन इसके साथ साथ आंदोलन तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन तो पंजाब के किसान भी कर रहे हैं, यूपी के किसान भी कर रहे हैं और अगर किसान यूनियंस की माने तो आंदोलन तो सारे देश में हो रहा है। लेकिन हरियाणा जैसे स्थिति, हरियाणा जैसे हालात अध्यक्ष महोदय और किसी राज्य में नहीं है और उसका कारण मैं जो समझता हूं, उसके दो कारण हैं। माफ करना, मैं किसी जाति या वर्ग या उसके बारे में नहीं कहता, मेरे को अन्यथा ना लें, लेकिन हमारे प्रदेश में कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है वो जो, और उसमें हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोग शामिल हैं, जो तोड़ फोड़ में और अशांति में विश्वास रखते हैं। मैडम आप देश के झंडे को, देश के झंडे को आप बीच में मत बोलो गीता जी। मूंगफली ठेले की बात कर रहे हो गीता जी, आप सुनो तो सही। देश के तिरंगे की लाज नहीं की, आप उनकी बात कर रहे हो। कोई अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे ये बताओ कि सारी व्यवस्था पार्लियामेंट कोई समझ बोल जाएगा, इनकी आदत पड़ गई शोर करने की। आपने आप सारे मैं कहता हूं, महात्मा गांधी ने कितना लंबा आंदोलन किया, अभी सुन रहे हो, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो। मैं कहता हूं, आप बैठिए, आप बैठिए, कितना बड़ा महात्मा गांधी ने इतना लंबा संघर्ष किया, इतना लंबा संघर्ष किया, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी अंग्रेजों के झंडे के हाथ नहीं लगाया और ये किसान के नाम पर हिंदुस्तान के झंडे बांट। किरण जी प्लीज। अगली बात अध्यक्ष महोदय जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, किरण जी आप हमारे, आप कुलदीप जी आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे तो जाओ। ये जो लोग खड़े होकर शोर मचा सीट रहे है हैं, आपकी, ये शोर मचा रहे हैं, ये सारे राजनीति कर रहे हैं और हमारे इस आंदोलन के पीछे राजनीति, क्या बात कह दी उन्होंने, क्या बात है? राजनीति का तरीका मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। किसान आंदोलन तो किसी का नाम लिया जाता समाप्त हो गया था। नहीं, वैसे नहीं। किसान, आप हर किसी मेंबर को हिम्मत रखें। देखिए, कोई भी सुनने की कोई भी बात सुनो मेरी, एक मिनट। किसान आंदोलन तो अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट, आप बात तो सुने। किसी व्यक्ति का, किसी जाति का अगर उन्होंने नाम लिया है तो बताएं, या अनपार्लियामेंट लैंग्वेज को यूज की हो, अनपार्लियामेंट कोई शब्द आया तो आप बताएं। वैसे आप क्यों खड़े हो? आप, मेरी, हर किसी को बोलने का अधिकार है। वो कुछ लोग किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से चलने भी नहीं दोगे, आप तो बोलने भी नहीं दे रहे, सारा हरियाणा कैप्चर कर दिया। आप बैठ जाइए, बोल आप बैठो, लोग नहीं आएंगे, ये तो फाइनल है। अगर एक मिनट, अगर अव्यवस्था होगी तो लोग नहीं आएंगे। आप बैठिए। ये टारगेट ही चाइना का है कि आपकी सीट है क्या? टारगेट ही चाइना का किसानों का। आप अपनी सीट पे जाएंगे। आप बैठिए, मैं बताता हूं आपको। शकुंतला जी बैठिए, आप अपनी सीट पे जाए। आप अध्यक्ष महोदय, आप बैठे। अध्यक्ष महोदय, ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए शोर मचा रहे हैं। इस तरीके से कोई डिबेट होगी? आप बैठो, आप दानसिंह जी, मैं किसी जी, आप बैठिए, मैं बताता हूं। आप अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं जी, आप अपनी चेयर पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाए प्लीज।
देखिए गलत मलिक साहब, एक मेरे ये कोई तरीका नहीं है कोई बात करने का। आप एक मैं ये कह रहा हूँ, एक आप देखिए गलत बात मत कहो। आप एक जना बैठ करके आप बात तो बताइए क्या कहना। मैंने अपनी बात कहने से पहले ये कहा। एक मिनट अभय सिंह जी, एक मिनट गीता जी, मलिक साहब क्या बात करते हो? मलिक साहब आप सीनियर मेंबर हैं। गलत बात, आप सीनियर मेंबर हैं। बात कर रहा हूँ, आप हाउस को चलने दे प्लीज। आप ये देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ। सैनी साहब आप बैठो, बात तो सुनो एक बारी। शोकर साहब बैठो प्लीज। मैं स्पष्ट कर देता हूँ दोबारा। देखिए मैंने ये कहा है, आप सुनो, सुनता रहे हो। आप क्या चाहते हैं? आप बात कही नहीं, आप वापिस कैसे लूं? अध्यक्ष महोदय देखिए, कोई भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा ये बात। एक मिनट नहीं, एक मिनट, क्या गलत है? एक मिनट अभय सिंह जी, एक मिनट बैठो। आप बैठो। अभय सिंह जी बैठ जाओ एक बार। मलिक साहब आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। कोई भी एक सदस्य है, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। आप इस तरीके से नहीं, सारे इकट्ठे होकर के नहीं। आप बताओ, गीता बुकल जी आप बता दो। हाँ जी। आप अपने मेंबर को नहीं बोलने दे रहे, कैसे करोगे आप? एक जना बोल रहे, आप बोल रहे चाहे। उपाध्यक्ष महोदय, नहीं मैंने उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है। हमारे साथी डॉक्टर अभय सिंह जी ने बोलते हुए घी में, जो आग में घी का काम इन्होंने किया है। पहले ही हमारा प्रदेश जाति पाति की मार झेल रहा है। इन्होंने अपने वक्तव्य से किसानों को भी जाति पाति में बांटने का काम किया है। आज नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीस बिरादरी किसानी करती है। आप कर रहे हैं। आज हमारी कास्ट भी किसानी करती है, छत्तीस बिरादरी किसानी करती है। विशेष जाति समुदाय नहीं है। और एक और पॉइंट, जी कोई भी जात पात की बात उन्होंने नहीं की। एक और पॉइंट उपाध्यक्ष महोदय मेरा, उन्होंने कहा कुछ जाति विशेष के लोग जो हैं इस तरह से दंगे या लड़ाई झगड़ा। मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपसे नहीं, आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। एफआईआर किसी किसान के नाम से, एक भी एफआईआर किसी भी किसान के नाम से नहीं हुई। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से, जहां पर भी बॉर्डर्स हैं, जहां पर सरकार ने कीले, बैरिकेड्स, तारे गाड़ रखी हैं, हमारा हर किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों की आवाज उठाने के लिए बैठा है। तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है, इस तरह का जहर घोलने का काम आप किसी भी सदस्य ने, उन्होंने ये कहा कि मैंने जाति पाति का नाम नहीं लिया। अगर कोई, एक मिनट, आप सुन तो लो, आप बात तो सुनते ही नहीं। आप बात तो सुन ले बड़ी, आप बात सुनते ही नहीं, आप केवल कह रहे हो। आप बात सुन तो ले, मैं क्या कर रहा हूं। अगर किसी ने कोई इस साइड से भी या उस साइड से किसी का है तो डिलीट कर दिया जाएगा। कोई नहीं आएगा। समझ लेगा। आप बोलिए, आप बोलिए, नाम तो नहीं लिया ना। आप बोलिए जी। बैठो, कोई होगा जी, अगर कोई है तो सोच रहे कौन है। मूलचंद जी कब्जा कर रखा, बैठो जी, ना बोलने देते, अभय यादव जी रास्ता पर निकलने देते, सारा प्रदेश जाम कर रखा। अभय यादव जी देखिए, आप बैठो। शोकर साहब प्लीज बैठिए, आप बैठिए प्लीज। होगी बात, क्लियर होगी। अध्यक्ष एक मिनट अब सुन ले यार, शोर मचाते रहो, सुनोगे नहीं किसी की। आप कुलदीप जी बैठो, नरवाल जी बैठो। एक मिनट शोकर जी आप बैठो प्लीज, बैठो। एक मिनट, अरे कंटिन्यूस करें आप। अरे सुन तो लो। हो गई बात सांगवान जी, हो गई बात, होगी। आपका नंबर आएगा तब बोल देना आप। आप सुनो। हाँ जी, कंटिन्यूस करें आप। हाँ मैं बोलूं। लक्ष्मण जी बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय, इसका तोड़ कर देता हूं मैं। कर दिया डिलीट, वो तो बोल कर दिया, वो कह दिया, बोल दिया। अध्यक्ष महोदय मेरा एक अनुरोध है जी, मेरा एक अनुरोध है, इनसे एक बात सुनो। इसका फैसला यही हो जाए
आप रिकॉर्डिंग निकलवा के एक सेकंड, आप रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लो। मैंने एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने ये कहा है कि मैं किसी जाति वर्ग का नाम नहीं ला रहा, उसमें हर वर्ग और हर जाति के आदमी शामिल हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अशांति में विश्वास करते हैं। रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लो। चलो हो गया वो, आप रिकॉर्ड निकलवा हो जाएगा तो आप। मैं कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा और क्लियर क्या होगा जी? नहीं मलिक साहब गलत बात, पीछे वाला डिलीट हो गया, क्लियर कर दिया उन्होंने। वो कौन है बताइए? अगर कोई था ऐसा है, कौन लोग हैं? बोल दिया, अगर कोई था तो डिलीट हो गया। मैं कह रहा हूं मैडम आप कंटिन्यूस करें प्लीज। नहीं एक मिनट मलिक साहब बात सुनो। मैडम इसके मेरा लेक्चर ये खत्म हो जाता है एड्रेस, उसके बाद में मलिक साहब और आप बैठ के विधानसभा की रिकॉर्डिंग निकलवा लो। अगर मैंने आप कंटिन्यूस करें, अगर मैंने कहा, अगर मैंने किसी यार ऐसे नहीं आप इस पे नहीं, आप कंटिन्यूस करें प्लीज। हो गई वो बात, श्योर वो बात हो गई, अब कंटिन्यूस करें। नहीं ये बहुत गलत बात बताई इन्होंने। आप रिपीट मत करो। नहीं मैं ये कह रहा हूं, आप रिपीट मत करो, आप कंटिन्यूस करें। नहीं रिपीट की नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने ऐसा कहा तो मैं आज विधानसभा छोड़ के चले जाऊंगा। नहीं ये मैडम छोड़ के चली जाए। चलो ठीक है, ठीक है, कह दिया उन्होंने, कह दिया, हो गया क्लियर, हो गया। मैं कह रहा हूं इसमें फैसला हो जाए। अगर हो गया मलिक साहब, क्लियर होगी बात सारी। कंटिन्यूस करें प्लीज। अध्यक्ष महोदय दूसरी बात जो कुछ लोगों द्वारा शोर मचाने की बात है, उस सामान जी प्लीज चलेने दिया सब, हाउस चलेने दिया प्लीज। आपका आप बोल रहे कौन है? आपका नंबर आएगा तो बोल देना, आपका नंबर आएगा बोल देना। सब ठेका ना लो, ये काम है। चल इनको अपनी परेशानी है, ऐसा है। कंटिन्यूस करें प्लीज। अच्छा दूसरी बात मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं ये इनको और बुरी लगेगी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी की आप प्लीज अगेन मैं कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आंदोलन तो 26 जनवरी को खत्म हो गया था। अगर एक हरियाणा के एक पार्टी का वार रूम पूरी रात काम नहीं करता तो आंदोलन 26 तारीख को खत्म हो गया था। ये बात भी मैं कह रहा हूं। और इस आंदोलन में राजनीति घुस गई, इस आंदोलन में राजनीति घुस गई और उस राजनीति में ये जब इनकी बात आती है, साथ नहीं मतलब तुम्हें जोर लगाना पड़ता है ना, तुम झूठी बात प्रचार करते हो। इसके बाद में आंदोलन पुनर्जीवित हुआ। राकेश टिकैत के आंसुओं से अगर पुनर्जीवित होता तो राकेश टिकैत तो उसका भाई भी छोड़ के चला गया था, उसको यूपी में जाके आंदोलन खत्म करने की घोषणा करके यूपी में चला गया था। आपको कोई दिक्कत है क्या इस बात से? आपको क्या दिक्कत है इस बात से? नहीं आपको दिक्कत क्या है इस बात से? नहीं आप बोलने दे प्लीज। हाँ और कानून जो है, कानून की मैं कह रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि कुछ लोगों को ना, जिन लोगों की मैं बात कर रहा था, मैं एक छोटा सा मेरे को किस्सा याद आ गया। एक गांव में कहीं सड़क के किनारे पेड़ कट रहे थे और पेड़ जहां कट रहे थे, एक गांव में एक सड़क के किनारे पेड़ कट रहे थे और वो पेड़ जहां कट रहे थे वहां गांव का एक आदमी, 1.5 उम्र का आदमी, और एक पेड़ के उसके सड़क के किनारे आके बैठ जाता था। चुपचाप बैठा रहता, जब तक पेड़ कटते देखता रहता था और जब वो पेड़ कटने बंद हो जाते तो उठ के चला जाता था। 3-4 दिन हो गए ऐसे। तो एक उनमें से आदमी पेड़ काटने वालों ने पूछा कि जी क्या बात है बाबा, आप आते हो रोजाना, यहां बैठे बैठे तमाशा देखते हो और देख के चुपचाप चले जाते हो, हमारे से बात भी नहीं करते। तो कहने लगा भाई जब ये पेड़ को तुम काटते हो ना और जब करड़ करड़ करके ये पेड़ गिरता है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं तो वो देखने के लिए आता हूं। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो विनाश को जो टूट फूट में तोड़ फोड़ में विश्वास करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात, जहां तक कानून की जहां तक बात है, ये जिसके ऊपर इतना सारे स्टेट की अर्थव्यवस्था को जो पंगु बना रखा है, उस कानून की जहां तक बात है, उस कानून में कोई कमी नहीं है। उस कानून में बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद में किसान के जो हित हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कानूनी कवच दिया गया था। और
मुझे पता है अध्यक्ष महोदय, यूं तो सभी अपने आप को किसान कहते हैं। मैंने किसानी जी है, मैंने किसानी की है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने बैलों का हल चलाना शुरू किया था। मैं मंडी में अनाज भी बेच के आया हूं। मैं मंडी में अनाज भी बेच के आया हूं। मैं मेले में पशु भी बेच के आया हूं। तो मुझे पता है किसानी क्या होती है, और किसान का हालत मैंने अपने आंखों से देखा है। मंडी में आप फसल बेचने जाओ और वहां जब लगभग सुबह जब जाके जमींदार लेके जाता है तो उसकी ढेरी करवा लेते हैं, और उसको जमींदार जब तक बोली नहीं लगती, जब तक उसको अपनी झाड़ू से उससे उसको इतनी ढेरी को इतनी साफ सुथरी रखता है, और जब बोली आती है तो मेरे आंखों से देखा हुआ नजारा है। 4-5 आदमी आते हैं ऑक्शन रिकॉर्डर के साथ। एक कहेगा 101 रुपए, दूसरा उसको पहले तो उछाड़ते हैं उसको अनाज को ऐसे 2-3 बार। एक कहेगा 101 रुपए, दूसरा कहेगा 101.5 रुपए, दूसरा अगला कहेगा 2 रुपए, और 3-4 बोली लेके खत्म कर देते। फिर जो विशेष जो बात है मैं बताना चाहता हूं, ऑक्शन रिकॉर्डर उनसे पूछेगा अरे किसके कौन से के लिखूं, वो कहेगा ये मेरे लिख दे, अगली दूसरे को लिख देना। यह है किसान को जो मंडी में किसान की फसल का फैसला होता है उसका हाल। और ये इन सारी बातों को देखकर और कानून बनाया गया, और ये कानून बड़ी लंबी प्रक्रिया में बना है। ये कोई एक दिन जो कहते हैं कि जल्दबाजी में बना दिया, कोरोना में बना दिया, लॉकडाउन में बना दिया। 2002 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 2002 के बाद में ये लगातार प्रक्रिया चली है। और 2010 में जो माननीय हुड्डा साहब की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस मैं तो ये कह रहा हूं, मतलब जब हुआ है, मैं हुड्डा साहब उसी बात पे आ रहा हूं कि जब हम कोई बात करते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि सारे स्टेट को बंदी बना लिया। हुड्डा साहब मैं ये कह रहा हूं अर्थव्यवस्था को बंदी बना रखा है। क्यों बना रखा है मैं तो उसका कारण बता रहा हूं। चलो बहुत लंबी बात है ये। मैं तो जो अर्थव्यवस्था को बंदी बना रखा है उसकी बात बता रहा हूं। और हुड्डा साहब और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है, मैंने 2 मिनट और बोलनी है। अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है, बस हो गया। सच्चाई है, इनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी। बजट पे बोल रहे, कंक्लूड ही कर रहे हो, कंक्लूड करने दो उनको, टाइम हो गया। हुड्डा साहब अध्यक्ष महोदय सफेद झूठ के ऊपर, सफेद झूठ के साथ जो स्टेट को सारे को बांध के रखा है झूठी बात के ऊपर। और मैडम आपका तो क्या, आपकी तो मजबूरी है झूठ बोलना, वो आपकी तो मजबूरी है। अध्यक्ष महोदय ये डिलीट किया जाए, हो गया जी, एक सेकंड, ये होगा। ये अपने आप को पढ़ा लिखा हाँ जी, आप आपके सदस्य का नंबर है। अध्यक्ष महोदय इसमें से कई तो ये आप रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए, इनकी रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए। इनकी मजबूरी है, देखिए इनकी मजबूरी है कि इन्होंने देखो राजनीतिक ऐसा करना झूठ की जगह सत्य बोलना। श्री आप बैठिए इनकी राजनीतिक मजबूरी है। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जब महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य की हत्या का जो वो प्रोग्राम बढ़ा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े योद्धा थे कि अर्जुन के हाथ में भी नहीं आ सकते थे वो, और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने को मारने के लिए प्लानिंग की, और कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो गुरु द्रोणाचार्य पे तीर चला सकता था। तो श्री कृष्ण ने बताया कि भाई गुरु द्रोणाचार्य की जान तो अश्वत्थामा में है, उसका बेटा है, बहुत प्यारा है, और वो बेटा जिस दिन की हत्या हो जाएगी उस दिन गुरु द्रोणाचार्य हथियार रख देंगे। और क्योंकि अश्वत्थामा भी उसके पास भी ब्रह्मास्त्र था, उसको भी नहीं मारा जा सकता था, तो ये ड्यूटी युधिष्ठिर की लगाई कि भाई युधिष्ठिर अगर गुरु द्रोणाचार्य को ये कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो गुरु द्रोणाचार्य उनकी बात पे विश्वास कर लेंगे। तो उन्होंने युधिष्ठिर बड़े मन से, भारी मन से युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार हुआ, और उसने फिर भी अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरा धीरे से कहा। तो मैं कहता हूं माननीय हुड्डा साहब की भी वही स्थिति हो रही है। इन्होंने रिकमेंड किया है, उन्होंने सारे कानूनी की रिकमेंडेशन बनाए हैं, इनकी मजबूरी है। आफ्ताब अहमद जी सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। श्री आफ्ताब अहमद जी, 1 मिनट। हुड्डा साहब युधिष्ठिर बन गए क्या? ये युधिष्ठिर बन गए क्या? ये युधिष्ठिर बन गए क्या? नहीं, हाँ मैं आपको मेरे से झूठ बुलवा रहे हैं। आपको सम्मान खुद कह रहे हैं युधिष्ठिर ने कहा कि झूठ बोल दे, मैं झूठ बोलूंगा। आफ्ताब अहमद जी, मैं तो आपको
बैठो बैठो बच्चा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट एस्टीमेट से बोलने का समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो समय का आवंटन कर रहे हैं बजट एस्टीमेट से, उसको आप पारदर्शी तरीके से करिए। इस तरीके से नहीं कि हमारे अभी तक सिर्फ 5 जो है सदस्य बोले हैं, नहीं और उसमें आप मतलब सर टाइम की बात है, आप हमारे उसके टाइम को तो बारी बारी बुलाए जा रहे हैं। और नहीं सर, सबसे पहले इस बात की कहे थे, नहीं हमारे जो आप दिखवा लीजिए, हमारे सिर्फ 3 आज बोले, 3 कल बोले थे, 2 आज बोले, और समय 6 उधर बोले, तो कोई लिमिट टाइम है नहीं हमारे लिए। जब भी हमारे सदस्य को पहली बार कंटिन्यूस करें, उनको आप कह देते हो कंटिन्यूस करें प्लीज। सर ऐसा नहीं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हाउस की प्रोसीडिंग को सही सुचारू रूप से चलाओ हमारा, और यहाँ जो विषय होते हैं उन विषय से भी हटके पता नहीं किस किस तरफ चला जाता है। सर, आज बजट जो है ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और अगर हमारे लेजिस्लेचर की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस का है। हम लेजिस्लेट करते हैं, और दूसरा जो अहम काम है वो हम प्रदेश के लिए बजट बनाने का काम करते हैं, और उसके आकलन, मूल्यांकन और उसकी जो कमियां हैं उसको दर्शाने की कोशिश हम करते हैं। सर, लेकिन चालू वित्त वर्ष में जिस तरीके से लेखा जोखा पेश किया गया है, सबसे पहले तो उसी पे मैं कहना चाहता हूं कि जो नंबर्स की वो करके उस तरीके और वाहवाही लूटने का एक प्रयास किया गया इस बजट के माध्यम से। सबसे पहले मैं ये जनता के लिए ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है जिसको बजट के माध्यम से आप तथ्यों को छुपा के और तथ्यों को छुपा के आंकड़ों का हेरफेर करके उसमें करते हो। बजट एस्टीमेट्स का तुलना बजट एस्टीमेट से होनी चाहिए, ना कि रिवाइज्ड एस्टीमेट से होनी चाहिए, क्योंकि वो रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है वो कम होती है, तो अगली बार उसका करके और उसके लिए वाहवाही लूटने का काम किया जाता है। सर, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि मेरे सभी साथियों ने उस पर उन्होंने इस बजट के ऊपर अपनी अपनी करी है। मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो राज्य का एक आधार होता है, विकास का आधारभूत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, उसमें इतना स्टेट के पास बजट नहीं दिखाया गया जिससे कि ये स्टेट, हरियाणा स्टेट जो है वो आगे बढ़ सके। हरियाणा एक एस्पायरिंग स्टेट है, और उसमें आप क्या देखते हो इस बजट के माध्यम से? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कैपिटल रिसीट्स और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी बात करूं उससे पहले मैं कहूंगा कि आज कर्जे की देनदारी हमारी कितनी है इस चालू वित्त वर्ष में? 1,99,823 31/3/2021 को दर्शाई गई है। आगामी बजट में कुल देनदारी के वर्णन नहीं है इसमें। सबसे बड़ी जो इसमें आंकड़े को छुपाने का काम किया गया है, क्योंकि 1,99,000 में 58,314 करोड़ जो कर्जा और लिया जाएगा वो जुड़ के, और जो हमारा इस कर्जे को निपटाने के लिए 28,161 करोड़ की देनदारी जो इसमें प्रावधान रखा गया है, तो वास्तविक में जो हरियाणा की आज देनदारी है वो करीब 2,30,000 करोड़ है। क्या हरियाणा एक डेट ट्रैप में पड़ रहा है? जिसकी वजह जो, क्योंकि ये एक विषय इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज अ वित्त मंत्री पेश किया है। हम उम्मीद करते थे कि इसमें ये दस्तावेज एक विश्वसनीयता का दस्तावेज होगा, लेकिन अब कैसे विश्वास किया जाए जब नंबर की बाजीगरी को सिर्फ झूठी वाहवाही लेने के लिए इस बजट के माध्यम से उसको पेश इस तरीके से किया गया हो कि कर्जदारी कम है। मैं आज ये मानता हूं कि ये हरियाणा के लिए, हरियाणा की वित्तीय स्थिति के लिए ये कोई सराहनीय कदम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक चिंतनीय विषय है जिसमें हरियाणा एक अपने डेट ट्रैप में जो है पड़ने के लिए आगे मजबूर होगा। आपका बजट में जो ये आंकड़े हैं, मैं सबसे पहले इस पे कहूंगा कि बजट के आंकड़ों को इस तरह का खिलवाड़ ना करके या शरारत ना करके अपनी झूठी वाहवाही लूटने की सरकार बिल्कुल ना करे, और उसमें ये एक दस्तावेज ऐसा है जो हमारा लेखा जोखा पेश करता है, लेकिन उसमें किसी तरीके से उसका न करे। साथ मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसे दर्शाया गया, चाहे कृषि की बात हो, चाहे अन्य शिक्षा की बात हो,
स्वास्थ्य को छोड़ के सभी उसमें ये जो है बजट आवंटन जो है उसमें घटोतरी हुई है, उसमें बढ़ी नहीं है। चिंता का विषय यह है कि 1000 करोड़ रुपए के करीब कृषि का वो अनयूटिलाइज चला जाता है। इसमें क्या किसी किसानों के इतनी वाहवाही करने के लिए और इतना वो दिखाने के लिए 900 करोड़ के करीब के पैसा आपका अनयूटिलाइज चला जाए कृषि क्षेत्र में, और फिर दम भरते हो कि हम किसान हितैषी हैं। एग्रेरियन स्टेट है हरियाणा सर, उसमें इस तरीके का उसमें ये जो चीज है ये जो है वित्तीय प्रबंधन के लिए कतई सही नहीं है, जिसके हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सदन के नेता जो है इन चीजों का संज्ञान लें, क्योंकि हरियाणा जो है राजकाज बदलते रहेंगे, लेकिन हरियाणा की अगर वित्तीय स्थिति कहीं डगमगा गई और ऐसा डेट ट्रैप पड़ गया तो ये बहुत ही आगे चल के एक ऐसी नींव धर दी जाएगी जिससे हरियाणा वासियों को अपने ऊपर कर्जे के ऊपर ही सबसे आश्रित रहना पड़ेगा और वो अपने रिसोर्सेज को नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ये सबसे पहले वो है। मैं आज आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा उस दिन भी जो मेरी डिमांड थी, क्योंकि मेरा जिला वैसे तो एस्पिरेशनल जिला है, लेकिन एस्पिरेशनल जिले के होने के बावजूद भी हमें दरकार रहती है विकास की, और ये मैं मानता हूं कि साल दर साल, 1.25 साल से ज्यादा तो अब 1.5 साल के करीब हमें ही हो गया, उम्मीदें लगती है लेकिन उम्मीदों में हमें दिखता कुछ नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात होती है, एस्पिरेशनल जिला बनने के बाद भी हमें उम्मीद थी कि वो विकास की जो है डगर जो हमने शुरू करी थी वो आगे बढ़ेगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज नजरिया कुछ और है। आज जो विकास की हमने डगर चली थी उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मैं आज आपके माध्यम से सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना हरियाणा में अगर दूसरा मेडिकल कॉलेज बना था, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बना था। कल ही 495वीं उनकी शहादत दिवस थी, जो हम उनको आज इस सदन में हम उनको श्रद्धांजलि उनके बलिदान दिवस पे देते हैं कि वो महान योद्धा थे जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़के इस हिंदुस्तान की भाईचारे की और एकता की परंपरा को जीवित रखा था। हमें फक्र है उन पे। सर, आज वो मैंने पहले भी पिछली बार भी थोड़ा सा मेरा कहा था, आज वो खुद मेडिकल कॉलेज जो 550 करोड़ रुपए में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के बाद हरियाणा में दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज बना था, आज वो खुद बीमार है। और तो और सर, उसमें अल्ट्रासाउंड तक की मशीन नहीं चलती उस मेडिकल कॉलेज में, जिसमें 550 करोड़ रुपए लगा। उसमें जो आज कोरोना के टाइम में हमारी नर्सेस थी जिन्होंने सेवा दी अपनी जान पे खेल के, क्योंकि कोरोना में भी एक ऐसा हुआ था कि कारण कुछ थे लेकिन विफलताओं से बचने के लिए आरोप कुछ और लगे थे हमारे इलाके और हमारे समुदाय के विशेष तौर के ऊपर, लेकिन आज उनको 125 नर्सेज जो पिछले 6 साल से काम कर रही, सेवा दे रही थी कोरोना, आज उनको निकाल के बाहर कर दिया, वो प्रदर्शन पे बैठी है। ये शर्मनाक है सर, क्योंकि उन्होंने जब सेवा दी जब कोई और आगे नहीं बढ़ा था, और उसके लिए सरकार उन्हें निकालने का काम करती है। ये रोजगार देगी, ये मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप चलाएगी। आपने मेडिकल कॉलेज में यहां 3-3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, नोशनल अमाउंट दिया है 1-1 लाख रुपए का। ये मतलब मेडिकल कॉलेज की वो है जो मेडिकल कॉलेज 2012 में शुरू हुआ, आज उसे 9 साल थे हो चुके हैं, वो बढ़ना चाहिए था, वो आज मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, लेकिन आज वो खुद बीमार हो गया है, क्योंकि नजरिया सरकार का मैं समझता हूं कि उसमें सही नहीं है, और जिस चीज के लिए सरकार को इस चीज के लिए संज्ञान लेना चाहिए। सर, और तो और 100 सीटों का डेंटल कॉलेज था जो हमने मंजूर किया था, 7 साल में एक काम जरूर किया, 100 से उसे 50 का कर दिया, जिससे कि 100 सीट ना मिल जाए इस इलाके को, जो मिली हुई जो इनकी परियोजना है उसमें कटौती कर दी जाए। सर, आज दूसरे विषय पे मैं बात करूंगा, शिक्षा की। आज शिक्षा का क्या हाल है? 50% से ज्यादा स्कूलों में टीचर नहीं है। पिछले 6-7 साल से मेवात कैडर बना था, एक भर्ती उसमें नहीं हुई, और ये तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है सर, और ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। ये किस तरीके से, जब शिक्षक ही नहीं होंगे स्कूल में, किस तरीके से उनको
सर मैंने पहले भी कहा था उस दिन भी 10 मिनट सर 10 मिनट की बात नहीं है, आप टेबल निकलवा लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं अगर हमारे सदस्यों को बोलने के और उसके सदस्यों को बोलने में फर्क हो, जब आप मतलब किसी चीज का हमारी बात का ऐसा आफ्ताब जी 6 सदस्य इधर के बोले हैं उस आपसे पहले 6 इधर के बोले सर नहीं सर इस टाइम भी बता देंगे, टाइम बता दो आप सर आप बोल रहे हैं उस दिन भी मेरा 8 मिनट में करके सबसे कर दिया था। यहाँ सदस्य 20-20, 25-25 मिनट बोलते हैं, लेकिन ऐसा किसी चीज के लिए नहीं। हम सर साल में एक बार उम्मीद करते हैं कि बजट सेशन में तो कम से कम हमें समय मिले। मेरे नए साथी है, 300 साथी अभी तक विधानसभा में बोले भी नहीं है इस सत्र में। सर मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षा को हम तो विश्वविद्यालय की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें शिक्षक ना कॉलेजों में मिल रहे ना स्कूलों में मिल रहे। मेवात कैडर का नहीं मिल रहा। सर सालाहेड़ी कॉलेज में, सालाहेड़ी गांव में जहां आज बताया गया कॉलेज है, वहां सेंट्रल स्कूल मंजूर है, 8 साल हो गए कोई कार्रवाई नहीं। एक सैनिक स्कूल हमने संगेल के लिए मांग कर रखी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। सर मैं तो एक बात कहूंगा, अब की बार इस बजट में 100 करोड़ रुपए मेवात कैनाल के लिए दिए हैं। ये मेवात कैनाल वो है जिसका पत्थर जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 के चुनाव से पहले, क्योंकि वोटों की राजनीति है तो चुनाव से पहले उसको शिलान्यास रख दिया था। 1.5 साल में अभी 100 करोड़ मिले हैं। परियोजना 633 करोड़ की है, उसको भी 3 हिस्सों में बांट के दिया जा रहा है, जिससे कि वो आएगी। शायद मैं समझता हूं कि दशक तो लगी जाएंगे, जिससे कि किसी चीज के लिए वो करने की जो नियत अगर होती तो अगर उसमें शिलान्यास किया गया था तो उस दिन बजट का प्रावधान क्यों नहीं था, और उसके बाद अब 1.5 साल लगे इनको मतलब प्रावधान करने में। आज इस चीज के लिए मैं कहूंगा सर, हमारे किसानों का, क्योंकि हमारे धरती का पानी बिल्कुल ऐसा है कि उससे किसानी नहीं हो सकती। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं सब जगह, लेकिन हमारे किसान आज इस बात का आंदोलन कर रहे हैं कि उनको सिंचाई का पानी पर्याप्त मिले, लेकिन वो पानी जो है सर, मेरी 2 बातें रह रही हैं जिसको मैं बिल्कुल आपके उसमें कहूंगा सर, जो सिंचाई का पानी है उसे उपलब्ध कराया जाए और जो सिंचाई के पानी की गुणवत्ता है उसे बढ़ाई जाए। मीटिंग एक हमारे मंत्री जी ने करी थी, मैं उनसे भी आपके माध्यम से कहूंगा कि उसे और जरूरत है आपके तवज्जो की और आपकी उसमें, जिससे कि उस पानी को हम पीने योग्य, पशुओं के पीने योग्य तो कर दें, अगर उसे कृषि योग्य तो जिससे फसलों का नुकसान हो रहा है। सर आज यहां बात होती है सड़कों की, बजट में सड़कें तो बहुत आई, लेकिन अगर सड़क की बात नहीं आई तो एक हमारे उसमें नहीं आई। 248A नुहू से अलवर बॉर्डर तक, जो कि एक मंजूरशुदा परियोजना थी, उस मंजूरशुदा परियोजना को 2017 में उसको अबेंडन कर दिया जाता है कि मुंबई कॉरिडोर आ रहा है। अब मुंबई कॉरिडोर तो जब बनेगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं हजारों लोग उसमें बेचारे बेगुनाह जो है, इतनी ट्रैफिक है कि उसमें नाहक जो है मारे जाते। सर मेरा आपसे के माध्यम से यह है, सरकार अगर इतनी असंवेदनशील हो गई तो मुझको नहीं, लेकिन सरकारों का काम है जब एक चीज मंजूर परियोजना को नहीं कर सकते, मांग रिटर्न में दे दें, कोई बात नहीं। सर मैं इस बात को पूरा कर लूं। सर यहां बात हुई कि कर्जे की, और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहां खनन होता था और सरकार को राजस्व होता था। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्व अगर अर्जित करना है तो वो खनन जो जहां प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है अरावली के, जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दायरे से बाहर है, उनमें शुरू करें, जिससे लोगों को वहां रोजगार तो मिले ही, लेकिन उसमें सरकार को हो। क्योंकि आज सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मेरे को एक शेर कहने दो, आपके साथ मांगे तो मेरी बात रहेगी। मैं 15 मिनट से ज्यादा हो गए। मैं आपके माध्यम, सर एक बार, सर एक गालिब का शेर है, उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। धन्यवाद आपके। दूड़ाराम जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। बुलवा रहे, आपका नंबर आ रहा है, बैठो, आपका नंबर आ रहा है, आप ही का नंबर आएगा, आप बैठो। धन्यवाद, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, बजट के ऊपर चर्चा करी जाए।
ये इधर उधर की बात जब करी जाती है तो अच्छा नहीं होता अध्यक्ष जी। ये तो अगर बजट पे भी चर्चा बजट के ऊपर नहीं हुई तो फिर क्या फायदा? बजट पे ये गवर्नर अभिभाषण के ऊपर सारी बातें हो सकती हैं, पर बजट पे चर्चा खाली बजट पे होनी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बजट बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि आप जानते हो, कोरोना महामारी के चलते मुश्किल समय 1 साल में सबने देखा है, और इस मुश्किल समय में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, हर वर्ग का ध्यान रखा और बहुत सराहनीय बजट पेश किया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इस बजट में जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया है, वहीं शिक्षा व हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री ने बजट के आगामी साल में युवाओं के लिए जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोलने की बात सराहनीय है, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़े, इसके लिए सरकार ने बेहतर प्रयास किए हैं। अध्यक्ष जी, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और हमारी सरकार किसान के हित और किसानों की आय को दुगना करने के लिए कितना प्रयास कर रही है, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि बजट में इस बार 2,998 करोड़ रुपए कृषि और कृषि कल्याण, 489 करोड़ रुपए बागवानी, 1225 करोड़ रुपए पशुपालन और डेयरी, 125 करोड़ रुपए मछली पालन और 1274 करोड़ रुपए सहकारिता के लिए रखे गए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो अर्थव्यवस्था को तरक्की के लिए जरूरी है। बजट में स्वास्थ्य और कृषि पर बल देकर आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा को प्राथमिकता देने का वाली सैनिक में रखा गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा पेश किए गए बजट में यदि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे जिला मुख्यालय पर 200 बेड का अस्पताल बनाने का रास्ता साफ हुआ है, जिसका लाभ जिला वासियों को होगा। और वहीं मेरी विधानसभा के बिल्कुल साथ लगते हुए अग्रवा मेडिकल कॉलेज में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित होगा, जिसका लाभ पूरे फतेहाबाद जिले के नागरिकों को होगा। इसके अलावा हमारे फतेहाबाद जिले में सूक्ष्म सिंचाई व वर्षा जल संचय जैसी योजनाओं में किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे बुन्ना और रतिया में होते हुए एक्सप्रेस को निकलने का, जिसमें दोनों कस्बों को विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। अध्यक्ष जी, बजट में सरकार हमारे बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को पेंशन 250 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, यह बहुत ही सराहनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में मेरी विधानसभा से लेकर मेरे कुछ सुझाव है जिन्हों में सदन में माध्यम से मैं रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में सरकार ने फतेहाबाद विधानसभा गांव काजलहेड़ी में दुर्बल कछुआ, ढाणी माजरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर और गांव धांगड़ में काले हिरण के लिए सामुदायिक आर्थिक क्षेत्र घोषित किए थे। इस सदन के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन के 2 साल बाद भी अब तक इन सामुदायिक आर्थिक क्षेत्रों में कोई ग्रांट जारी नहीं की गई तथा न ही इसकी कमेटी में अप्रूव हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि वन्य प्राणियों को बचाने के लिए उनका संरक्षण करने के सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों का प्लान तैयार करें। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेतों के खाल थे, जो 20 साल के पॉलिसी थी, 20 साल के बजाय 15 साल की थी, जो खाल खराब दोबारा मरम्मत करने के लिए अध्यक्ष जी वो कर तो दी थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि जो 20 साल से 15 साल का नोटिफिकेशन करें, ताकि जो खाल खराब हो गए खेतों में, वो किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है, खासकर फतेहाबाद जिला, हिसार जिला, आप हिसार जिले से हैं, बड़ी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो नोटिफिकेशन करके 15 साल का लागू करें। और जिसमें ये भी था कि 25%
किसान भरे। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो 25% सरकार से किसानों से ना भराया जाए, ताकि वो सरकार ही बना के दे, ताकि किसान इस हालात में भर नहीं सकते। माने अध्यक्ष जी, फतेहाबाद जिले में अधिकतर लोग खेतों में रहते हैं और उन ढाणियों में बिजली मंत्री जी बैठे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दो तरह की समस्या है वहां। एक तो जो पहले ट्यूबवेल के कनेक्शन है उनमें 8 घंटे 12 घंटे लाइट मिलती है। उन खेतों की ढाणियों को गांव के कनेक्शन के साथ जोड़ा जाए, ताकि वहां 24 घंटे उनको लाइट मिल सके। कुछ ढाणियां ऐसी हैं मंत्री जी जहां बिल्कुल अब तक लाइट नहीं गई, तो किसी तरीके से जो भी ठीक समझते हैं आप, क्यों जहां लाइट नहीं है सरकार अपने खर्चे से वहां लाइट पहुंचाई जाए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा उस एरिया में ढाणियों में बहुत लोग रहते हैं जहां 3 कदम के रास्ते हैं। मैं सरकार से मांग करूं, जहां 3 कदम के रास्ते हैं गवर्नमेंट के, वहां उन 3 कदम के रास्तों को ईंटों से पक्का कराया जाए, ताकि आने जाने स्कूल के बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है जब खेत से गांव में आते हैं, छोटी बसें जाती नहीं। तो मेरी सरकार से यही बात है कि 3 कदम रास्तों को भी ईंटों से पक्का कर दिया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय जी, खास करके जो मेन बात जो लाइट की इस रास्ते की है, मेरी ये की प्रार्थना है कि सरकार से रास्ते का पक्का कराया जाए। मुझे आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। श्री बलराज कुंडू जी, 5 या 7 मिनट के अंदर समाप्त करें। ना तो फिर टाइम इतना ही, एक मेंबर का इतना ही होता है। नहीं, आपका यूं नहीं होगा कोई भी। 15 मिनट बोलूंगा मैं एवरेज। मैं 15 मिनट बोलूंगा। आप शुरू करें। बिल्कुल 15 मिनट बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? आप नहीं बोलना चाहते हो तो ना बोलें, मेरे पास कोई इलाज नहीं। ऐसा है जी, ये लोकतंत्र का लोगों ने भेज रखा है। हाँ, बोलने जरा आपके कहने से नहीं आया हुआ मैं। आप कंटिन्यूस करें अपना। आपको ऐसा गुणगान करते हैं, उनको आप 15-15 मिनट बोलने की बात कर रहे हैं। आप उनकी पार्टी के और सदस्य नहीं बोलेंगे। आप नहीं, मेरी सुनिए, जो विपक्ष की भूमिका वो सबसे जरूरी होती है। आप कंटिन्यूस करें। आप बोले, आप उसके लिए पहले ही टाइम बाउंड कर रहे हो। आप कंटिन्यूस करें। मैंने आपको बता दिया कि 5 या 7 मिनट से फालतू नहीं मिलेंगे। नहीं, 5-7 मिनट नहीं, मैं जहां 15 मिनट बोलूंगा मैं बोलने नहीं दूंगा किसी को भी। मेरा 15 मिनट का समय चाहिए। आप बोलना है, आपको बोलना है या नहीं बोलना है? धन्यवाद। हाँ, आज अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के लिए मैं सभी साथियों का अपना वक्तव्य सुन रहा था, और एक मैंने जो पता लगा, जो थोड़ी बहुत जानकारी है, एक मर्यादा जो होनी चाहिए सीनियर जो यहां की, भाई सदन के अंदर जो बहस होती है, संसदीय कार्य मंत्री के अलावा कोई मंत्री बीच में टोका टोकी नहीं करता, जो ये मर्यादा रही है। यहां आज एक चीज देखने को मिली है, वही साथी अपनी बात रखता है, उसको बीच में ही टोक दिया जाता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती, रोलर अब्दा में जो है उसका टाइम वेस्ट करवा दिया जाता है। तो मैं आप सबसे सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये बात कहना चाहता हूं, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने अपना तमाम तरह का आंकड़ा बजट के लिए सदन के पटल पर रखा और आप सबने देखा। मैं तो ये एक बड़ा हेडिंग देख रहा था, अखबार में आया है, किसानों और कृषि के विकास का विजन। मैंने जितना ढूंढा तो मुझे वो विजन नजर आया कि किस प्रकार से कृषि के बजट को पिछले वित्त वर्ष में 1000 करोड़ कम यूटिलाइज करने का काम ही सरकार ने किया। वाकई में विजन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र विकास के बजट को कम करने का काम किया, बहुत अच्छा। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, मैं अपने हलके के सभी स्कूलों का पूरा ब्यौरा आपके पास भिजवा चुका हूं।
मुझे नहीं लगता आपने 1 रुपए का बजट भी उन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए आपने इस बजट में किया है। उल्टा शिक्षा के बजट को कम करने का काम किया। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट मंत्री जी बैठे हैं, उसको कम करने का काम किया। पब्लिक हेल्थ, जो आज सबसे बड़ी समस्या पानी की, पीने का पानी हर गांव के अंदर आज जहर पी रहे हैं लोग। मैंने पूरे हल्के के लिए डिमांड की थी कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का बजट मेरे महम को दिया जाए। इसी प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी की भयंकर किल्लत जो है ना लोग झेल रहे हैं, उसके बजट को कम करने का काम किया। ट्यूबवेल पॉलिसी, जो पानी की बड़ी बड़ी बात करते हैं किसान को डबल आय करने के लिए, उस पॉलिसी में कहीं दूर दूर कोई वो नहीं, लोगों को, किसानों को कोई वो नहीं कि उनको ट्यूबवेल कब मिलेंगे, क्या पॉलिसी है, कि किस प्रायोरिटी के ऊपर हमारे कनेक्शन है, कहीं वो नहीं। उसके बाद आंकड़े आप सबके सामने, मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पॉइंट पर मुद्दे की बात करूंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, माननीय बड़े भाई अभय सिंह जी बड़ी उसके साथ में बात कर रहे थे, संसदीय मंत्री जी ने भी इस बात का किया कि बायकॉट की निंदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं, मैं आपकी बात सहमत करता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं उन बॉर्डर पे, वादा करता हूं आपको, आपके सुरक्षा पीएसओ की जरूरत नहीं। अगर कोई आपकी तरफ आप वहां जाकर लोगों को समझाइए इस बजट में जो है ना क्या किसान का कल्याण होगा, मैं वादा करता हूं आपको। मैं आपको पिछली बारी भी आपने कहा था, मैं वादा करता हूं टिकरी बॉर्डर पे लेकर चलूंगा और स्टेज पे खड़ा करूंगा आपको। आप उन लोगों को समझाने का काम कीजिए, उनको बताने का काम कीजिए कि आपके इन तीनों बिलों में क्या क्या किसान का फायदा होने वाला है, क्या उसके लिए कल्याणकारी आपकी नीतियां ले गए। मैं वादा करता हूं अगर एक भी कोई आदमी आपकी तरफ बोल जाए या आपकी तरफ आग उड़ा दे, मैं अपनी वहीं पे अपने आप को खत्म कर लूंगा, आपकी तरफ हाथ नहीं आने दूंगा। इस बात का वादा करता हूं सदन के पटल पर मैं आप सबको। आप जिस बाइकाट की बात करते हो, क्यों है बाइकाट, क्यों आप राजनीति करने का मौका दे रहे हैं? आप तो झूठी बातों में जनता को भगा देते हैं। अगर वास्तव में ये सच्ची बातें हैं तो चलिए ना जनता के बीच में मैं लेके चलता हूं आपको। डॉक्टर अभय सिंह बड़े भाई, मुझे दुख हुआ इस बात का कि इतने बुद्धिमान, मैं इनको बहुत बड़ा, मेरे मन में सम्मान है, और इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं समुदाय की। भाई साहब मुझे दुख हुआ आपके, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, मैं इतना दिल से सम्मान करता हूं। कोई अनपढ़ आदमी इस बात को कहता तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन आपकी बात का, आप एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आपने ये टिप्पणी की है, वो बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की आप इनके साथ हो गई थी वो आपने, उसका मतलब वही होता है एक विशेष समुदाय के लोग। बिल्कुल नहीं कहा आपने, कुंडू साहब, बिल्कुल नहीं कहा, कुंडू साहब, मैं कह रहा हूं इसी बात पे हो जाए। कुंडू साहब, मैं ये कहता हूं रिकॉर्डिंग निकलवा एक मिनट, जब कोई बात ऐसी है ही नहीं, डिलीट हो चुकी है, उस वक्त क्यों आप कर रहे हो? अपनी बात आप तक पहुंचा दी बैठी है। एक सेकंड, मैं अपने मेरा नाम लिया, अध्यक्ष जी नाम, हमारी कार्रवाई का कोई हिस्सा नहीं है वो, जब बात हो गई इस पे आप चर्चा, आप बजट पे लेकिन बोलिए। सदन में इस प्रकार का जात पात का जहर कार्रवाई की नहीं है जी, देश के हित में बहुत गलत है। बात कार्रवाई की नहीं है जी, बात है सत्य क्या है, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये बात सफेद झूठ है, उसने बात कही नहीं है, बात सच्चाई की है, सच्चाई सामने। आप कमेटी बना दो, वो कमेटी उसको सुन के और फिर दे देगी। बात सच्चाई की है, बात उसकी नहीं है। कमेटी बना लो, जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं आज ही आपको इस्तीफा देकर अपने घर चले जाऊं। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी, अब इससे बड़ी बात और क्या होगी जब अगला हैं, जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये इन्होंने कहा है। तो फिर इसमें ये आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ। और आगे कहा है उसमें हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल हैं जो तोड़फोड़ और शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति ऐसे जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या का बड़ा हिस्सा, बरादरी का तो कहा नहीं, जनसंख्या का कहा हमने बड़ा हिस्सा। ऐसा अखबार की बात नहीं है तो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स है। आप जो है ना बहाने तलाश मत करो। इन्होंने आपकी जब पोल खुलती है, जब आप झूठ बोलती हो, मैं कहता हूं आप झूठी हैं, चलो झूठ बोल रही हैं आप। जी जी नहीं, ये तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन किसी भी जब जो चीज उन्होंने नहीं कही उसको बार बार कहना वो भी गलत है जी। वो तो बात करे कोई ऐसा झूठी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इन द यार
नहीं वो चलो डिलीट हो जाएगा और उसी ने मेरे हाल क्या प्रेशर की बात नहीं सुनेंगे, सच्चाई कहेंगे विधानसभा में। नहीं, ये तो जो हरियाणा में हो रहा है, एक मिनट, जो हरियाणा खुला नाच हो रहा है, सच्चाई कह रहा है, सुनने की ताकत रखेंगे। कौन करा रहा है, कौन है उसके पीछे, कौन लोग है वो, कह रहा है उसकी बात क्या सुनते, क्या दबाओगे, डराते हैं हमको, डराने का काम करते हैं। असीम जी वाली जो घटना है, वो घटना यही बात थी। असीम ने जो बात कही थी वो ये कहा था कि जो वहां नारे लगा रहे, जो उनका साथ दे रहे, उनके लिए कहा था, लेकिन आपने उसको किसान बना दिया और किसान बनाकर आपने कह दिया और उसका शोर मचा दिया, जबकि किसान का कहीं नाम ही नहीं आया उसमें। असीम ने किसान का जिक्र भी नहीं करा। आज दोबारा आप इनके बारे में कि आपने एक जाति को कह दिया। हम जब तैयार है अगला कह रहा मैं ज्वाइन करने तैयार हूं, आप अपने आप कांग्रेस वाले चेक मंत्री जी चलो। अभय सिंह जी, अभय सिंह जी, कुंडू जी आप कंटिन्यूअस करें और आप बजट पे बोलें जी। हुड्डा साहब रिपोर्ट वो सारी रिकॉर्डिंग सुन के ये मेरे को कहते हैं तू गिल्टी है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इन्हीं पे छोड़ता हूं। ठीक है, हो गया कादियान जी, हो गया सारी बात। अब आप बैठे प्लीज। नहीं नहीं आप बैठो, आप बैठो, कादियान जी आप बैठे प्लीज। कादियान साहब बैठो प्लीज आप। हाँ जी कुंडू, कादियान जी आप बैठे ना, आप ये कोई बात है क्या? आप बात सुन लीजिए मेरी। डिप्टी स्पीकर सर, पूरा जो लब्बो लबाब है ना जी, सारी इस मामले का जो डिस्कशन चल रहा है, ये हर यार मैं बोल रहा हूं, मेरे को टाइम दे रखा है। ये जो लब्बो लबाब है ना जी, इसमें हर आदमी बड़ी जिम्मेवारी से अपनी काबिलियत से लोगों का मैंडेट लेके आ रहा है। लोकतंत्र में जब हम सदन में बैठे हैं तो अब हमारे सामने एक क्राइसिस आ गया पॉलिटिकल लोगों के सामने। वो क्या है? वो क्राइसिस ये है कि फैसला तो करते हैं ऊपर, और ये कृषि कानून जो गले की फांस बन गए हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक लोगों की, ये जो है अपनी सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं, ये प्रदेश को बांटना चाहते हैं जात पात के नाम। कुंडू साहब आप हजारों साल के आप बैठिए। कुंडू साहब आप शुरू करें। आप चलो बैठो। कुंडू साहब आप कंटिन्यूअस करें, आप करें, कंटिन्यूअस करें। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठो, आप बैठो। स्पीकर महोदय, आप विधायक जी, चलो बैठो। विधायक जी बैठिए। आप बैठिए लीलाराम जी, बैठो। कुंडू साहब आप कंटिन्यूस करो। कादियान जी आप बैठे ना प्लीज। कादियान साहब आप सीनियर मेंबर हैं, आप बैठे। आप बैठे कादियान। लीलाराम जी, लीलाराम जी, लीलाराम जी आप बैठे, बैठे प्लीज, आप बैठे, बैठे। आप बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई रिकॉर्ड में दी जाएगी बात, आप बैठिए प्लीज। हाँ जी कुंडू साहब। तो आज बजट में बड़ी बड़ी कृषि के विकास का विजन, आय दोगुनी करने के, मैं पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से सरकार से, ये कौन सा विजन है? सरकार अगर विजन रखती तो वैट कम करती, जिससे किसान को उसकी डीजल पेट्रोल कोई दाम कम करने का काम करती। सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी, ये कौन से विजन की बात है? सरकार कृषि के क्षेत्र में और सब्सिडी देकर किसान को प्रोत्साहित करने का काम करती तो वो विजन समझ में आता था। सब्सिडी खत्म करके कौन सा किसान को खुशहाल करने की सोच है? कौन सा विजन है? आज सरकार पूरा पिछले साल का मैंने बताया बजट पूरा नहीं कर पाई, 1000 करोड़ कम रुपए लगे। आज प्रदेश का किसान सड़कों पे बैठा है। दूसरी तरफ बात होती है कि बायकॉट किया जा रहा है। मैं आप सब सदन के साथियों से, सत्ता पक्ष के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सब बड़ी बड़ी बात करते हो, इसके कानून के बारे में अपने आप को ज्ञाता बताते हो, इसमें किसान को खुशहाल करने की बात करते हो, तो चलिए ना वहां की बॉर्डरों पे लेकर आपको स्टेज पे खड़ा करते हैं, उस किसान को समझाने का काम कीजिए, उस किसान को अपने पक्ष में लाने का काम कीजिए। वो क्यों बैठा है किसान? हर रोज हमारे किसान भाई मर रहे हैं और
मैं तो इस बात से हैरान हूं कि हमारे संसदीय मंत्री जी ने इस बात का कहा कि वो तो जो है ना एज्ड हैं इसलिए मर रहे हैं। तो क्या हम अपने माता पिता के प्रति शोक व्यक्त नहीं करते? क्या बजट पे बोले जी? ये बजट का हिस्सा है। आपका टाइम भी हो गया। नहीं ऐसे टाइम तो शुरू नहीं हुआ। मेरा शुरू भी नहीं हुआ, मेरे को बोलने का आपका शुरू होगा भी नहीं इस तरीके से। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आप अगर नहीं मानेंगे तो कोई इलाज इस चीज का। बीच में ये लोग बोल रहे हैं, मेरे को शुरू ही नहीं किया। अभी 1 मिनट पहले आप बोल रहे हैं, बजट पे बोल रहे हैं आप। तो बजट के अंदर जिस किसान को खुशहाल करने की बात करते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं। जिस दिन काले कानून का इतना बड़ा आज सब ये कह रहे हैं कि वो बरगलाकर राजनीति की जा रही है, तो मैं मंत्री जी से सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपको कोई सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर बॉर्डर की स्टेज पर जाके खड़ा करूंगा। आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे वहां बोलिए और उस किसान को समझाइए कि ये बिल ये आपके पक्ष के बिल हैं। मैं तब मानूंगा आप। ये यहां सदन में खड़ा होकर सिर्फ अपनी सरकार के आकाओं को खुश करने के लिए आप इस प्रकार की बात करते हैं। आज चारों तरफ मुझे खेद है इस बात का। परसों मुख्यमंत्री जी मेरे रोहतक शहर में थे, वहां पूरा रोहतक छावनी बना हुआ था। क्यों ऐसा है? एक तरफ हम रामराज की बात करते हैं, रामराज में पुलिस और सुरक्षा की जरूरत नहीं, रामराज में तो राजा खुले अकेला चल सकता है। ये कौन सा रामराज की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया को इतने भारी दलबल के साथ में चलना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है? किस प्रकार से मैं तो बधाई इस बजट में एक चीज की देता हूं, जिस प्रकार का माहौल आप कह रहे हो वो माहौल मैं आपको धन्यवाद करना चाहिए सरकार का कि सरकार आपकी सुरक्षा का ध्यान देकर जो है ना पुलिस दल में बढ़ाना चाह रही है ताकि आपको अच्छी सुरक्षा मिल सके, आपको कोई खतरा ना हो। उसके अलावा तो मुझे नजर नहीं आता कोई विजन कृषि और किसान के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को बढ़ाना देने की बात करते हैं, 75% नौकरी देने की बात करते हैं। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज प्रदेश से उद्योग पलायन कर रहे हैं, कहां रोजगार देंगे आप 75%? ठीक, आप प्लान नहीं किया, एक ने सिंगल ने भी नहीं किया। विद साहब बयान नहीं है। विद साहब मैं आपको विद साहब बड़े भाई आदरणीय बड़े भाई मैं आपको ठीक मैं विद साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं विद साहब मेरी सुनिए, आपसे मैं निवेदन 1 मिनट सुनिए मेरी बात का फिर जवाब। आप झूठ बोलते हैं। आप एक रात सड़क पे काट के दिखाइए, आपको पता चलेगा कि सड़क पे रात काटना कितना कठिन होता है। हमने व्यवहार करते हैं, कितना कठिन होता है। झूठ बोलते हैं आप लोग। राम जी आप जाके बैठिए, किसानों में जाइए बड़े भाई, आपने बड़े भाई किसानों में जाइए। कुंडू साहब रोजगार की बात करते हैं। आप बैठो। लीलाराम जी स्पीकर साहब कोई बैठो, बात मेरे साथ चलना। कोई व्यापार लीलाराम जी धोखा दे रहे हैं हम आप विद साहब व्यापार की बात करेंगे आप विद साहब मैं आऊंगा पानीपत में। विद साहब बैठिए, आप बैठिए। कुंडू साहब आप 1 मिनट में कंक्लूड करें अपना। मेरे को बोलने देते बीच में। आप कंक्लूड करें फटाफट। आप आज उद्योग पलायन कर रहा है, मुझे बताइए कितने नए उद्योग लेके आ रहे हैं जिसमें आप 75% की नौकरी देंगे युवाओं को? हा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप बैठिए, आप बैठिए, नौकरी दीजिए। मैं सबसे पहले जयकारा लगाऊंगा आपका, युवाओं को रोजगार लिए। मैं आपके साथ। आप बैठो प्लीज, आप बैठो प्लीज। मैं ये साथी हमारा एक भाई दिसंबर वाल्मीकि जो चले गए, कह रहे मैं पहली बार बोला और बड़ा गुणगान कर रहे थे। मैं आप सब साथियों को जो बैठे हैं, भाई रामकरण काला जी भी बैठे हैं और ये पीछे भी साथी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं, एक हमारे पूर्व मंत्री जी बहुत बोलते हैं, हमारे गरीब भाइयों के लिए उनके उत्थान की बात करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं किस प्रकार से एक ऐसे स्लो पॉइजन जहर के साथ उन गरीबों का रोजगार करने का काम निजीकरण करके, जब सरकारी नौकरियां नहीं होगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा उन युवाओं को? जरा आप चिंता करना इस बात की। जो आप बड़े बड़े दावे करते हो, अपने समुदाय में जाकर उस गरीब के उत्थान की बात करते हो, उसको रोजगार की बात करते हो। 1 मिनट मेरी बात खत्म होने दो मंत्री महोदय, मुझे पता आपकी टीस का।
तो आप जिस प्रकार की बात करते हो अपने गरीब को मैं ये ले आऊंगा, उनको आगे रोजगार नहीं मिलने वाला। ये आरक्षण इतने स्लो तरीके से पूरा निजीकरण करके, कोई निजी कंपनियां आपको आरक्षण देने वाली नहीं है, लेकिन आप अपने खुद के स्वार्थ में आंख बंद करके बैठे हो। आपको इस बात का नहीं पता। ताना जी आप बोलना फिर बाद में। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सभी साथियों को, जिस प्रकार की प्लानिंग के साथ सरकार चल रही है, आने वाला भविष्य इस प्रदेश को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है। आज युवा, हम हर रोज देखते हैं अपराधीकरण का, क्रिमिनल रेट हर रोज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये प्रकृति का नियम है। जब आसानी से उससे नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ता है। वही आज युवा हमारा भटक गया है। धन्यवाद कुंडू साहब। नहीं, ईश्वर सिंह उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आज वो गलत दिशा में जा रहा है। आज तो हालात ये है, स्पीकर साहब, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज तो हालात ये है, वो क्रिमिनल भी इस बात को देखते हैं, कौन से शहर गांव में कांग्रेस बीजेपी का नेता लीडर आ रहा है, उनके पास सारी पुलिस आ जाएगी, हमारे को मौका मिलेगा क्राइम करने का। होगा। ईश्वर सिंह जी। स्पीकर सर, मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आप बैठो आप। हो गया, कोई बात है तो आप लिखित में दे सकते हो। चलो चलो। मैं स्पीकर सर जी, मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देखिए, कोई आप भी बैठो। कुंडू साहब, कुंडू साहब आप बैठिए। कुंडू साहब आप बैठिए। कंटिन्यूस करो ईश्वर जी। इनको बंद तो कराओ। आप बैठिए। कुंडू साहब आप बैठिए। आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही। आप बैठ जाइए। ईश्वर जी शुरू करो। समाज के अंदर कुंडू साहब आप बैठिए। कुंडू साहब बैठ जाइए। आप जब क्या बोल दिया आपको। आप कुंडू साहब बैठिए। हाँ, आप जो सदस्यों के हिसाब से बांटते कुंडू, एक मिनट कुंडू साहब सुन लो, एक मिनट सुन लो। देखिए, जो टाइम का विभाजन होता है वो पार्टी के हिसाब से होता है। आपके जितने मेंबर हैं आपको टाइम दे दिया, हमारे जितने हैं हमारे को टाइम दे दिया। मेंबर का टाइम इन्होंने निश्चित कर दिया, 6 मिनट है या 7, जो भी न करे तो वो उतना है। आप इंडिविजुअल हैं तो इसलिए आपके साथ हैं। ये अगर 10 बोल रहे तो इसलिए बोल रहे क्योंकि इनके मेंबर ज्यादा हैं और इनके बोलने वाले कम हैं। अगर हमें भी ज्यादा मिल रहा है तो हमारे मेंबर ज्यादा हैं, बोलने वाले कम है, मतलब इसलिए। तो अगर आप नहीं, एक मिनट सुन लो कुंडू साहब। इस तरीके से कि मैं तो चाहूंगा बोल लूंगा, मैं जितनी देर चाहूंगा बोल लूंगा, तो इस तरीके से हाउस चल सकागा? आप ही बता दो चल सकता हूं? ऐसे हाउस नहीं चल सकता। हम सब के सब स्पीकर साहब के कहने से बोल लेंगे, चलेंगे। लेकिन ये जिद ये ठीक नहीं है। कोई ठीक जिद नहीं है जी। टाइम बढ़ा दो, ये सोल्यूशन नहीं, देखो ये कोई तरीका नहीं है आपका। आप हर जगह यही, हमने टाइम, मेरी बात सुनो। आपके नहीं, एक मिनट चोर साहब, आपने जो फैसला कराया था, बीएससी ने जो फैसला कराया था, उसमें 2 सीटिंग बढ़ा दी हमने। 2 सीटिंग डबल कर दी, 2 बढ़ा दी उसमें। आपने 18 तक कहा था, मैंने 2 सीटिंग बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी है? आज फिर 3री सीटिंग है जो बढ़ रही, आज 3री बढ़ रही, तो बढ़ा दिया। अब बढ़ाने की भी कोई लिमिट तो होगी ना जी। आप बता दो कहां तक बढ़ाना। नहीं, आप बता दो। तो हमने नहीं, आप देखिए, चाहे हुड्डा साहब जाए, चाहे हुड्डा साहब की तरफ चलो, से अभी मंजी जाए, तो फैसला तो उसी का होगा। आप बैठ जाओ। बजट में चर्चा ही अगली सिटिंग में करेंगे। अगली सिटिंग में करेंगे बजट पे चर्चा भी, नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। नहीं, मैं वैसे कह रहा जी, कुंडू साहब है ना जी, मैं कह रहा देखो, अब हो सकता है कई बार जोश में कह दिया कि मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, मैं नहीं सुनता, तो वो बात है नहीं सही, गलत बात है। ये बात ना कहनी चाहिए ना, ये बात है ठीक है। उस टाइम उन्हें शायद जोश में कह दी होगी बात। इसको खत्म कर दो सेशन बात। मैनेजमेंट है विधायक का कि मेरे पास 6 मिनट है और 6 मिनट में बड़ी बात कैसे कहूंगा।
यही उसका काबिलियत है उसकी कि 6 मिनट है, 6 मिनट में ही कैसे कहूंगा। अगर मैं अपनी बात 6 मिनट में नहीं कहता तो ये मेरी कोई गुण नहीं है, मेरा ये मेरा अवगुण है, क्योंकि मेरे पास 6 मिनट थे, मैंने अपनी 6 मिनट में बात कहनी। अभी क्योंकि जो ये चर्चा जो है वो अगली सिटिंग में करेंगे। अब माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 10 तक रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 16 मार्च 2021 द्वितीय बैठक दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।